चुनाव आयोग ने राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं को सुनाई खरी खरी, या यूं कहें कि धोकर रख दिया। नमस्कार मित्रों, देसी दृष्टिकोण के इस अंक में मैं जलज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज सीईसी ज्ञानेश कुमार जी का और निर्वाचन आयोग के और भी जो ओहदे पर उनके सहायक निर्वाचन अधिकारी हैं, सारे लोगों ने मिलकर आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी सहित तमाम विपक्ष के नेताओं के द्वारा लगाए गए सारे आरोपों का विधिवत उत्तर दिया। मित्रों मैं बात कर रहा हूं, आपको यह ध्यान होगा कि पिछले दिनों राहुल गांधी ने बहुत सारे आरोप लगाए, जैसे वोट चोरी का आरोप लगाया, ईवीएम पर प्रश्न उससे पहले पूछते रहे हैं। इन सारे बिंदुओं का विषयवार एक एक विषय पर निर्वाचन आयोग ने और खासकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने आज स्पष्टता से करीब 1.5 घंटे चली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक विषय का उत्तर दिया। मित्रों, सबसे पहले आयोग के जो मुख्य बिंदु हैं उनमें से कुछ बिंदुओं पर मैं चर्चा आपके बीच करना चाहूंगा। एसआईआर के मुद्दे पर जो निर्वाचन आयुक्त ने कहा है वह स्पष्ट कहा है कि एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, यह समय समय पर कराया जाता है। जैसे बिहार में 2003 में हुआ था, लगभग 20-22 साल पहले, 2008 में हुआ था कुछ राज्यों में, 2011 में कुछ राज्यों में हुआ, 2018 में भी कुछ राज्यों में हुआ, 2023 में भी कुछ राज्यों में हुआ। अब रिवीजन तो हर साल होता है। जो चुनाव लड़ते हैं या जो राजनीति को समझते हैं वह इस बात को जानते होंगे कि हर साल एक रैंडम, यानी जल्दी, मतलब हर साल जो 18 साल लोग पूरा करते हैं उम्र, उनका निर्वाचन आयोग अपना नाम बढ़ाता है और साथ में जिनकी कंप्लेंट्स आ जाती हैं, जिनको लोग बता देते हैं घर परिवार वाले कि हाँ भाई ये अब नहीं रहे, नो मोर, तो उनको हटाया भी जाता है। लेकिन उसमें सारे लोगों का डाटा नहीं लिया जाता, उन्हीं लोगों का से मांगा जाता है। जैसे मान लीजिए कि नया मतदाता बढ़ाना है तो आप 18 साल की उम्र पूरा कर चुके हैं, तो आपको कोई प्रमाण पत्र देना पड़ेगा ना कि हाँ हमारी उम्र 18 साल हो गई है, तो वह मान करके निर्वाचन आयोग नाम बढ़ा देता है। और कोई मृतक प्रमाण पत्र दे देता है तो उसका हटा भी देता है। लेकिन सारे मतदाताओं से प्रमाण पत्र एसआईआर में ही मांगा जाता है। जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाता है किसी भी राज्य में तो मांगा जाता है। अब विपक्ष का आरोप था कि जनवरी के माह में आपने रिवीजन किया था तो आपने एसआईआर क्यों लागू करा? अरे भाई, एसआईआर लागू करना, वो कराना, यह निर्वाचन आयोग का अधिकार है। यह संविधान के तहत हो रहा है और पहली बार नहीं हो रहा है। देश में, पूरे देश में लगभग दर्जनों बार पूरे लोकसभा स्तर पर हुआ है, दर्जनों बार यहाँ पे कांग्रेस की सरकार ने पहले करा चुकी है। ये कोई नई बात नहीं है। और एक तरफ आप कहते हैं कर्नाटक में कि फर्जी मतदाता हैं, और यदि उन फर्जी मतदाताओं को हटाया जा रहा है तो आप कहते हैं कि ऐसा ये क्यों किया जा रहा है, इतना जल्दी जल्दी क्यों किया जा रहा है? अरे भाई, इसके पहले भी रिवीजन हुए हैं और एसआईआर हुए हैं और बाकायदा उसमें समय दिया गया है। 99,000 से ऊपर बीएलओ लगे हुए हैं, वह घर घर जा कर के मतदाता फार्म बढ़ाने का दे रहे हैं। उनके 12-13 साक्ष्य हैं जो आपको देना होता है गांव में। अरे सबसे बड़ी बात है कि पुरानी वोटर लिस्ट में यदि आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति का नाम है तो आपको मान लिया जाएगा कि आप भी उस परिवार के सदस्य हैं। क्या बात करते हो? कोई ना कोई दस्तावेज तो आपको मिल ही जाएगा। तो एसआईआर में दिक्कत क्या है? अब मित्रों, 2-3 बातें और हैं। जैसे निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग, अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसी व्यक्ति का नाम जोड़ेंगे, घटाएंगे, बढ़ाएंगे थोड़ा नहीं, वो एक प्रोसीजर, एक प्रक्रिया है। और निर्वाचन आयोग के पास मात्र 800 कर्मचारी हैं। बाकी एक इस संविधान में एक स्पेशल व्यवस्था दी गई है कि जब चुनाव का काम कराना होता है तो उस जिले का कलेक्टर ही मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी होता है, डीएम, और तहसील का जो एसडीएम होता है, उप जिला अधिकारी, वो उनके अंडर में रहता है। उनके नीचे
जो है बीएलओ होते हैं, और बीएलओ के ऊपर 10 बीएलओ के ऊपर एक और अफसर होता है, सर्कल अफसर होता है। यह एक प्रक्रिया है। अब बीएलओ हर बूथ पे होते हैं, बूथ लेवल अफसर, और उनके सहयोग में निर्वाचन आयोग, जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल हैं या प्रादेशिक मान्यता प्राप्त दल हैं, उनके बीएलओ BLA बूथ लेवल एजेंट की सूची मांगता है। और अब बूथ वाइज सारे डाटा लेना देना, सूची सही से बनवाना, वो BLA के काम होता है। मान लीजिए सपोज करिए उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये एक बड़े राजनीतिक राष्ट्रीय प्रादेशिक दल हैं। तो अब 4 BLA, कम से कम 4 और भी हो सकते हैं, इन BLA भी रहेंगे, BLO भी रहेगा। ये सारे लोग मिल करके उस बूथ की सूची को दुरुस्त कराते हैं। और कोई भी बूथ लेवल एजेंट कम से कम 10 मतदाताओं का फार्म अपना शपथ पत्र लगाकर वह भी दे सकता है, शामिल करा सकता है नाम को। तो यह पूरा एक पारदर्शी तरीका है। और पता नहीं राहुल गांधी जी को ये पता है या नहीं है, या पता है तो जानबूझकर ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। और मतदाता सूची जो ड्राफ्ट होता है वो सारे जिलाध्यक्षों को विधानसभा वाइज उपलब्ध कराई जाती है। मतदाता सूची जब रिवीजन होता है तो ड्राफ्ट भी दिया जाता है और अनंतिम सूची भी दी जाती है, और एक आती है अंतिम सूची। और बिहार में अभी भी 15 दिन का समय है कि कोई यदि ऐसा व्यक्ति है जो नाम अभी छूट गया है तो सारे दलों से, वो उनका आग्रह है BLO से कि भाई आप लेकर दीजिए। और जब से SIR चल रहा है, अभी मीडिया में तो सारे लोग बोले, लेकिन अब तक बिहार में किसी ने ये कंप्लेन नहीं किया कि कहीं कोई गड़बड़ी हुई। अब मित्रों बात आती है मतदाता सूची की। इन सारे प्रावधानों के बाद भी, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कोई गांव में रहता है, वहां उसका मतदाता सूची में नाम है, वो जाकर शहर में, जिले में रहने लगा तो वहां भी नाम हो गया, और वह जो है जाकर किसी दूसरे स्टेट में भी चला गया तो वहां भी उसका नाम है। तो इन सारे का एक ही फार्मूला SIR की, वहां से वो हट जाए। वो जानते हैं लोग कि नहीं भाई ये हैं तो, लेकिन चले गए बाहर, लेकिन वहां वो नहीं हटवाएंगे तो SIR के माध्यम से कहीं एक ही जगह उस प्रदेश में रह सकता है। तो ये होना बहुत जरूरी है, निश्चित तौर पर जरूरी है। तो उसके बावजूद भी ये सब लोग जानते हैं कि सारी प्रक्रिया के बावजूद भी कुछ न कुछ फॉल्ट मतदाता सूची में रह जाते हैं। ये एक बहुत ही साधारण बात है, बड़ी मतलब ये ऐसा नहीं है कि जानबूझकर। और यदि ऐसा है तो आपका बूथ लेवल एजेंट क्या कर रहा था, घास चरने गया था? क्या कर रहा है? कैसे आप राजनीतिक दल हैं कि आप अपने BLA को ये नहीं बता पा रहे हैं, या आपका BLA नहीं बता पा रहा है, या आपके पास ये सिस्टम नहीं है कि आप पता कर पा रहे हो कि ये गलत हुआ है या सही हुआ है। तो इसको करने की दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो ये वोट चोरी का आरोप लगाया, अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने स्पष्ट कहा है कि मतदाता सूची में नाम होना और मतदान करना दोनों अलग प्रक्रिया है, दोनों के लिए अलग नियम है। यदि किसी का 2 जगह नाम है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो 2 जगह मतदान किया है, और यदि किया है तो देश में ऐसा कोई भी व्यक्ति है उसने कानून का उल्लंघन किया है, वो सामने आवे, उसको आप दीजिए, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। दूसरी बात निर्वाचन आयोग ने कही कि भाई सब एक प्रक्रिया, संविधान की प्रक्रिया के तहत, यदि आप संविधान को मानते हैं तो सारी चीजों की एक प्रक्रिया है। अभी आपको समय मिला हुआ है, आप अपना नाम बढ़वा लीजिए, घटवा लीजिए। जिसकी आपको लगता है कि भाई ये गलत नाम चढ़ा हुआ है तो आप शपथ पत्र के साथ दीजिए ना कि ये गलत है, तुरंत कट जाएगा, तो आप देंगे नहीं। अब उस निर्वाचन क्षेत्र का रहने वाला कोई भी व्यक्ति कंप्लेन कर सकता है, और दूसरे निर्वाचन क्षेत्र का व्यक्ति आए तो उसको शपथ पत्र देना पड़ेगा। अब आप कह रहे हो कर्नाटक में 1.5 लाख वोट की चोरी हो गई, तो क्या 1.5 लाख वोटों को बिना आपके शपथ पत्र दिए, बिना आपके आग्रह किए, क्या 1.5 लाख लोगों को नोटिस जारी हो जाए? ऐसा निर्वाचन आयोग ने भी कहा है। और मित्रों कल कोई उठे और आरोप लगा दे, उस आरोप पर निर्वाचन आयोग जांच कराता फिरे, ये कहां तक संभव है आप बताओ? और एक प्रक्रिया है कि 45 दिन के अंदर आपको लगता है कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में यदि वोट की चोरी हुई है या गड़बड़ी हुई है तो आप उच्च न्यायालय में उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप चैलेंज करेंगे उस विधानसभा क्षेत्र का डाटा सुरक्षित कर लिया जाएगा। आप वो नहीं किए,
आपके भी लोग क्या कर रहे थे, आपका संगठन क्या कर रहा था, और आज आप उठ करके केवल वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी कहने से नहीं होगा। अभी एक आरोप लगाया कि बीजेपी को फायदा पहुंचाना होता, तो बीजेपी को यदि फायदा ही लेना होता तो 272 क्यों नहीं बीजेपी पहुंची, 240 क्यों पहुंच गई। उत्तर प्रदेश जहां पे जोगी जी जैसा मुख्यमंत्री हैं, वहां पे समाजवादी पार्टी ज्यादा सीट जीत गई। आपको लगता है कि ये यदि वोट चोरी होता या सरकार उसमें हस्तक्षेप करती तो ऐसा संभव था? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। ये बकवास है। जो मैं स्पष्ट कहता हूं कि जो समाजवादी पार्टी या अन्य दलों के भी या भाजपा के भी जो सांसद जीते हैं वह निर्वाचन के तहत जीते हैं। किसी मतदाता पर आरोप लगाना ये गलत है। ये लोकतंत्र की प्रक्रिया में ऐसा नहीं होता था, चाहे किसी भी दल की 2 सीटें आए या जितनी आए, लेकिन ये गलत है। साथ में आयोग ने यह भी कहा है कि डाटा तो निर्वाचन आयोग का है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने दिया, लेकिन उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, उसके साथ मैनिपुलेट किया गया है, छेड़छाड़ की गई है। ये गलत है। किसी भी डाटा को छेड़छाड़ करना या किसी भी व्यक्ति की निजता को सार्वजनिक करना यह ठीक नहीं है, ये गलत है। और ये काम जैसे आप वीडियो मांग रहे हैं, किसी माता बहन की वीडियो आपको क्यों दी जाए भाई? किस लिए दी जाए? किस लिए दी जाए? किसी का भी जो आप ड्राफ्ट मांग रहे हैं, जो ऑनलाइन ड्राफ्ट है, इपिक नंबर से किसी का भी मतदाता सूची निकल सकती है, वो निकाल सकता है। आप कह रहे हैं कि पूरा सार्वजनिक कर दीजिए, सारे लोगों की सूची, सारे लोगों की फोटो को सार्वजनिक कर दिया जाए, उसका दुरुपयोग नहीं होगा। क्या बात करते हैं आप? यह सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने और पकड़ी है, दिखाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 0 मतदाता हैं। तो निर्वाचन आयोग ने कहा कि भाई किसी बूथ के अगल बगल तमाम फेरी वाले या और भी गरीब लोग हैं जो सड़क के किनारे सोते हैं या ओवरब्रिज के नीचे सोते हैं, उनको, या तमाम शहरों में अवैध जो है कॉलोनियाँ बसी हुई हैं, उनका मकान नंबर जो है वहाँ की टाउन एरिया ने, म्यूनसिपलिटी ने जारी नहीं किया है, तो क्या उनको वोट देने का अधिकार नहीं है? निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कहा कि यदि भारत का नागरिक है और 18 साल पूरा किया है और किसी जगह पे 6 महीने से रह रहा है वो व्यक्ति, तो उसे मत देने का अधिकार है। और उसी अधिकार के तहत हर व्यक्ति का नाम शामिल किया जाता है, जो कंप्यूटर में जब लेगा तो 0 दिखाना पड़ता है, क्योंकि उसकी मकान संख्या नहीं दी गई है। तो यह कह देना कि वो फर्जी मतदाता है, और जैसे ही आपने कहा सारे लोग वीडियो पे आ गए, सारे लोग जो है टीवी पे आ गए और अपना बयान दिए कि भाई नहीं, ये हमारा मत है। कैसे आप बात करते हैं? एक बात और स्पष्ट किया कि भारत में वही वोट दे सकता है या चुनाव लड़ सकता है जो भारत का नागरिक है। अब भारत के नागरिक के लिए वहां की सरकार ने आपको तमाम प्रमाण पत्र जारी किए होंगे। उन प्रमाण पत्रों को लगा करके यदि आप मतदाता बन रहे हैं तो उसकी जांच सितंबर तक चलेगी। यदि फर्जी डाटा दिया गया होगा, फर्जी क्या नाम है कि नहीं, दस्तावेज प्रस्तुत किए गए होंगे, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति भारत में वोटर नहीं बन सकता। स्पष्ट कहा है, अभी है इसके ऊपर कह रहे हैं, आयोग का कहना है कि सितंबर तक जांच चल रही है। अब विपक्ष की रणनीति को भी समझना पड़ेगा मित्रों। विपक्ष की रणनीति क्या है? आइए, हिट करिए और भाग जाइए। मीडिया में कोई बवाल दे, बात बोल दीजिए और भाग जाइए। भैया, आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे आरोप लगाएंगे और जब आयोग बुलाएगा कि आइए साबित करिए कि आपने हैक किया, भाग जाएंगे। आप मतदाता चोरी का आरोप लगाएंगे, शपथ पत्र नहीं देंगे, एसआईआर का विरोध करेंगे, लेकिन कोई कंप्लेन नहीं करेंगे। अरे भाई, ऐसे थोड़ा नहीं चलता है देश। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है, मैं खुद यानी निर्वाचन आयुक्त भी किसी के नाम को हटवाना, बढ़वाना या कोई भी इस तरह का या आरोप लगाना या चुनाव में किसी प्रकार का धांधली हुई है तो किसी भी व्यक्ति को शपथ पत्र के साथ वो जांच करा सकता है, उसके पास ऑप्शन है। इसके अलावा वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन विपक्ष की रणनीति यह है कि केवल संवैधानिक संस्थाओं पे हमला करिए, संविधान को डामाडोल करिए, क्योंकि ये नहीं जीते हैं, इसलिए संविधान को, संवैधानिक संस्थाओं को अलग करिए और उनकी साख को दांव पे लगाइए। सारे संस्थाओं की साख को दांव पे लगाइए। आप चोरी करिए, लेकिन संस्था आपका कोई जांच नहीं कर सकता। आप भ्रष्टाचार करिए, लेकिन आपको कोई जांच न करे, नहीं तो वो संस्था बेकार है।
वो संस्था बेकार है। अब वो समय खत्म हो गया है जब आडवाणी जी पर आरोप लगा और आडवाणी जी ने इस्तीफा देकर चले गए घर, कहा जब तक जांच नहीं होगी वापस नहीं आएंगे। ऐसा अब लोग नहीं है, केवल आरोप लगाएंगे, गड़बड़ी करेंगे और उसके बाद निर्वाचन आयोग पे आप आरोप लगाएंगे। लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग फ्रंट फुट पे खेल रहा है। सारे आरोपों का, एक एक आरोप का खुलकर जवाब निर्वाचन आयोग ने दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि वो वाली बात नहीं चलेगी कि आप आइए बोलिए मीडिया में और भाग जाइए। एकदम स्पष्ट करिए, या तो आप शपथ दीजिए 7 दिन के अंदर, नहीं तो देश से माफी मांगे, नहीं तो ये मान लिया जाएगा कि आप केवल स्टंट कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे। मित्रों, यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, मिलते हैं अगले अंक में।